नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम एक अहम विषय पर बात करेंगे। हमने देखा है कि जब मेडिकल दुकान पर जाते हैं और दवाई खरीद कर लेकर आते हैं, हालांकि उसके बारे में हमें बहुत कुछ जो है जानकारी नहीं होती है या हम नहीं जानते। मेडिकल वाले ने जैसे समझा दिया उस तरीके से ज़्यादातर हम दवाइयाँ खा लेते हैं, इसलिए कि सबके पास डॉक्टर की इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि लोग जाकर फीस देकर बाकायदा हर बीमारी में प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई ले। ज़्यादातर जो है मेडिकल के सहारे ही आज भी भारत में, और जो फर्जी डॉक्टर हैं उनके सहारे आज भी हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम चल रहा है। आज उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है यहाँ पर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के लोग हैं और इनका सवाल है कि अगर हम झारखंड में बात करें तो 15 से 20 हज़ार जो है मेडिकल की दुकानें हैं, जबकि झारखंड में रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट हैं उनकी संख्या जो है 5700 के लगभग में है। जबकि एक भी मेडिकल दुकान चलाने के लिए उसके लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की बहुत ही ज़रूरत है। इससे क्या कुछ आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है और क्यों जो है ये जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मेडिकल वाले नहीं रखते हैं, और इसमें जो ड्रग विभाग है उसका क्या भूमिका है, इन तमाम सवालों को हम इनके सहारे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन लोगों का हम परिचय जान लेते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली का मेंबर हूँ, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का भी मेंबर हूँ और मैं जमशेदपुर का ही निवासी हूँ। आपका क्या हुआ परिचय? मैं शशिभूषण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन झारखंड का प्रभारी हूँ और झारखंड में फार्मासिस्टों के मुद्दों को हमेशा रखता हूँ। तो हम अब उस सवाल की तरफ बात करते हैं। सवाल मेरा पहला ये है, पहले जो मैंने उठाया कि अगर जिसे झारखंड की हम बात कर रहे थे कि 15,000 से 20,000 जो है मेडिकल की दुकानें हैं जहां से दवाइयां हम लोग खरीदते हैं अलग अलग शहरों में, लेकिन रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट हैं, जैसा जानकारी है पिछले दिनों के पेपर में आया था कि 5700, मान लीजिए ये आंकड़ा 6,000 होगा, 7,000 होगा, तो इतना जो बड़ा गैप है वो कैसे पार्ट हो रहा है और उसमें क्या, इसमें ड्रग विभाग की क्या भूमिका है, थोड़ा सा जानकारी दें। जी बिल्कुल, ड्रग विभाग की भूमिका है। ड्रग विभाग को कांटे कांटे की खबर है, चप्पे चप्पे की खबर है कि कौन दुकान विदाउट फार्मासिस्ट चल रहा है, किस दुकान में क्या हो रहा है, सारी जानकारी है। एक्सेलेंट इंडिया अब ऑनलाइन हो गया है पूरा। ड्रग विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन है। कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर बैठे बैठे अपने ऑफिस में देख सकता है कि किस दुकान में फार्मासिस्ट है या नहीं है। जो दुकान बिना फार्मासिस्ट के चल रहा है, बहुत ही यह दंडनीय अपराध है दुकान वाले के लिए, क्योंकि जो विदाउट फार्मासिस्ट यदि किसी को भी दवा जाता है तो कुछ भी उसके साथ अनहोनी हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन, ड्रग इंस्पेक्टर अपने माथे पर लेगा क्या? ये इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 20,000 दुकान को केवल 7,000 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे चला रहे हैं। ऊपर से इस 7,000 फार्मासिस्ट में सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं और भी जगह जो प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट नर्सिंग होम है उसमें भी नौकरी कर रहे हैं। तो ये इतना बड़ा घपला या गोलमाल कैसे बिना ड्रग इंस्पेक्टर के मिलीभगत से कैसे हो रहा है? सवाल यही है कि जैसा आपने आंकड़ा दिया कि मान लीजिए 20,000 में अगर 7,000, तो ये आंकड़ा जो है मतलब 100 के में 30% ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। तो जो 70% गैप है, क्या वो फर्जी फार्मासिस्ट के सहारे चल रहे हैं या कुछ और उसमें है, बताइए। ये देखिए, फर्जी फार्मासिस्ट एक अलग मुद्दा है। राज्य सरकार और भारत सरकार ने एक लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया को उन्होंने नया विधि लगाया है, रिटेंशन ऑफ लाइसेंस। रिटेंशन ऑफ लाइसेंस का में क्या होता है, पहले हम फार्मासिस्ट अपने पास जाते थे और अपनी बताते थे कि सर हम जीवित हैं और मेरा लाइसेंस यहाँ पे लगा हुआ है। अब फार्मासिस्ट को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिन्यूअल के टाइम में क्या होता है कि फार्मासिस्ट जाता था कि सर हम 5 साल बाद भी हम जिंदा हैं और इसी जगह हम लाइसेंस लगाते हैं। अब रिटेंशन ऑफ लाइसेंस जो लॉ लाया है, इसमें फार्मासिस्ट के जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप उसका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। तब उस समय ये धांधली चालू होती है। मतलब जो भी फार्मासिस्ट पुराने हैं उनको हटा के फिर दूसरा जगह लगाया जाता है और जो पुराने दुकानदार हैं वैसे बगैर फार्मासिस्ट का चलाया जाता है उनके नाम से। और उनको देखने वाले का अधिकारी कौन है? FDA, दैट इज़ ड्रग इंस्पेक्टर, जो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर है। और लोकल ड्रग इंस्पेक्टर आंख बंद कर लेते हैं उस जगह में। और आंख बंद करने का कारण क्या है ये तो वही बता सकते हैं। पैसे की लेन देन। देखिए, जब भी कोई आंख बंद करके अपने स्वार्थ के लिए ही करेगा। अब
पैसा बोलना, चाहे घर बिल्डिंग कराना, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ये जन आदमी लोग के साथ कत्ल का एक ठो ये चीज़ है। जब आपको सरकार ने ये प्रावधान दिया है सेक्शन 42 में, सेक्शन 65 में, सेक्शन 33 में कि बेगर फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी बेगर जो दुकान चल रही है, बेगर फार्मासिस्ट के अलावा कोई दुकान का दवा डिस्पेंस नहीं कर सकता है, तो ये चलाने का अधिकार तो उन लोग दिए हुए हैं। ये एक तरह से गुंडा राज है। ये हम लोग बार बार हमारे जो ड्रग कंट्रोलर रितु साहे मैडम जो रांची में बैठती हैं उनसे ही बोला गया है, यहाँ के सारे ड्रग इंस्पेक्टर लोगों को आगाह किया गया है कि सर आप लोग चलिए, हम लोग तो आग्रह भी किए हैं कि आप लोग चलिए, एक एक रीजन में चलिए, और आपसे भी अनुरोध करते हैं सर आप लोग भी हम लोग हमारी टीम बना के चलिए, एक एक दुकान में देखिए कि वाकई में वहाँ फार्मासिस्ट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट हो तो आप जो बोलें वो दुकान का दूध का दूध साफ का साफ हो जाएगा सर आपके सामने। इसमें ये बताइए कि इसमें आम आदमी का अगर फार्मासिस्ट अगर मेडिकल दुकान पर नहीं रहता है तो उससे आम आदमी को कितना बड़ा नुकसान है, और जो है उस दुकान वाले के लिए क्या है, क्यों नहीं एक ओरिजिनल फार्मासिस्ट रखता है, कौन बताएगा? जी, लगभग में अभी जितने भी दुकान हैं सभी क्या है कि फार्मासिस्ट को हायर करके रखे हुए हैं कि फार्मासिस्ट हमने एक डिग्री ले लिया है और दुकान चला रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि दुकान में फार्मासिस्ट रहने अति आवश्यक है, क्योंकि हर फार्मासिस्ट जो फार्मासिस्ट पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है उसे इसकी जानकारी होती है, उसने इसकी पढ़ाई की है कि ड्रग का क्या है, एक्शन है, क्या कॉन्ट्रैक्शन है, इसका सारा चीज़ उसको जानकारी होता है। वो एक पेशेंट को माने सही से हैंडल कर सकता है कि आप किस तरह से दवा खाएंगे, किस समय में दवा खाएंगे, कितने समय के बाद कौन सा दवा खाएंगे, ये फार्मासिस्ट से अच्छा कोई नहीं बता सकता है। एक पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है कि फार्मासिस्ट के हाथों से दवाई ले, और उसके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। आप लोग इस मुद्दे को जो फार्मासिस्ट को लेकर, इसलिए कि आप सब ही फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, आप इस सवाल उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं और आप लोगों की मांग क्या है? अगर हम बात करें थोड़ी से मतलब आसान शब्दों में आप लोग समझाएं। हम लोग की सबसे पहली मांग है कि जो भी मेडिकल स्टोर खुलती है एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम से ही खुलती है। तो हमारे देश में इस चीज़ को ना बेच दिया गया है। सरकार की गलती है या विभाग की गलती है नहीं बोल सकते हैं। बहुत ऐसे देश है जहाँ पे वैसे ही लोगों को मेडिकल दवा दुकान का लाइसेंस दिया जाता है जो खुद फार्मासिस्ट है, अन्यथा किसी और को दवाई का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में कुछ भी गलत कर सकते हैं। दवा एक ऐसा विषय है, ऐसा चीज़ होता है कि आदमी के लाइफ का सवाल होता है, और आदमी के लाइफ से खेला नहीं जा सकता है। जो हमारे यहाँ सिर्फ यही होते आ रहा है, शुरू से होते आ रहा है। आम पब्लिक के साथ उसके लाइफ से खेला जाता है। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप? सर इनके बात को मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूँ। आप देखे होंगे बीते वर्षों में कोडीन का एक मामला आता है, कोडीन का, चाहे नाइट्रोजपाम का, चाहे अवैध मतलब जिसको नारकोटिक ड्रग्स बोलते हैं, वो कोई भी दुकान जो दुकान में संलिप्त हैं देखे होंगे वो कोई भी फार्मासिस्ट द्वारा संचालित नहीं है, कोई भी फार्मासिस्ट द्वारा संचालित नहीं है। वहाँ वही दुकानदार लोग हैं। पीछे कारण क्या है? इसके फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, वो उनके बारे में जानते नहीं है वो क्या है। एक्चुअली हम जानते हैं सिर्फ कोरेक्स सिर्फ, लेकिन कोरेक्स के पीछे मॉलिक्यूल्स क्या है, कोडिन फॉस्फेट है, वो नहीं जानते। वो लाते हैं और बेच देते हैं, ये अपने फ़ायदे के चलते या किसके फ़ायदे। प्रतिदिन ये देखा जा रहा है, प्रति महीने हम देखते हैं कि कोई ना कोई दुकान इसमें संलिप्त है नारकोटिक ड्रग्स में, लेकिन कोई भी ऐसा दुकान दिखा दे जहाँ फार्मासिस्ट उपस्थित है और ये हुआ है, कोई ऐसा दुकान नहीं होगा सर। तो जब रेगुलर चेकअप होता है, इसलिए कि अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर और तमाम उनकी टीम है, जिससे मैंने पिछले दिन भी जाकर ड्रग इंस्पेक्टर से बात किया था, आपने वो सवाल जरूर जी। आपने देखा था कि आप जो है नकली दवाइयों पर किस तरीके से लगाएंगे, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उस पर किस तरह का अंकुश लगा रहे हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें प्रक्रिया बताई थी। जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है वो आप कैसे कर रहे थे, तो ऑनलाइन की बात उन्होंने कहा था। तो ये सारा कुछ होते हुए भी क्या उन्हें ये पता नहीं कि 70% जो मेडिकल है वो फर्जी डिग्री के सहारे चल रहा है, तो उसमें जो है किस तरीके से रोक लगाया जा सकता है और उसमें आप लोगों की क्या भूमिका हो सकती है? सर हमारी भूमिका तो एक, हम सब सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ एक टीम गठन किया जाए, उनके बात को जवाब देंगे हम। उनकी बात जो भी ड्रग इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि हमने हर साल जांच करते हैं, चाहे हर महीने जांच करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं सर, उनका एक रिपोर्ट जाता है और ये रिपोर्ट वो हमारे ड्रग कंट्रोलर महोदया को देते हैं लोग पेश
करते हैं कि नहीं ये दुकान सही है, तो उनके लिखने और करने में बहुत अंतर है सर। मैं सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिखने और बोलने में बहुत अंतर है। बोलते हैं आप बताइए बगैर हेलमेट के आदमी चलते हैं तो क्या हम उसको माफ़ कर दें? नहीं ना। तो वो उनका काम है, उनका काम। हमारा अधिकार सिर्फ है कि मैं अपने हक की लड़ाई मांगता हूँ कि सर जब हमको सारा संविधान मिला हुआ है कि दुकान में हमारी रोजी चले, चाहे कहीं दुकान जो दवाई बिके वो हमारे लाइसेंस के थ्रू बिके, तो वो हम अपने अधिकार की बात करेंगे। वो अधिकार को रोकने का काम चाहे संवारने का काम ड्रग इंस्पेक्टर का है। और ड्रग इंस्पेक्टर हर समय ऐसे ही देखा गया है कि कुछ ना कुछ अनान शनान करते हैं। और वो देखिए अभी जितने भी नारकोटिक्स वाला खाली केस होता है, लेकिन दवा दुकान के बारे में वो स्थिर रहते हैं। उनको भी हो सकता है उनको भी दबाव होगा डीसी महोदय चाहे और किसी का कि चलने दो यार दुकान, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो हलचल पैदा हो जाएगा। ये तो वो भी वही जानते होंगे ऐसे। लेकिन किसी को हम क्राइम करने दे दें ये तो संभव नहीं है ना सर। तो आप लोग इस मुद्दे पर यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे क्या सेक्रेटरी से कहीं मुलाकात नहीं की है, मांग नहीं की आप लोगों ने? हम लोगों ने कई बार मांग किया है। आज हम लोग करीब 2014 से लेकर के अभी तक लगातार मांग करते आ रहे हैं। सचिव को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, स्वास्थ्य मंत्री को, सारे अधिकारियों से हम लोगों ने मिला और यहाँ तक कि बोला कि जितने भी वैकेंट सीट है जहाँ फार्मासिस्ट की जरूरत है वो सरकारी हो या मेडिकल स्टोर का क्यों ना हो, जिस मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट है नहीं, इस पर तुरंत कार्रवाई करके अविलंब उसको भरा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं भरा गया। सारे मेडिकल स्टोर तो ऐसे हैं, आपको इस एरिया में भी बहुत ऐसे मिल जाएंगे जिनका फार्मासिस्ट नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, 10वीं पास है, 8वीं पास है, दवाई बेच रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। अब बहुत ऐसी दवाएं होती है कि उसको एक साथ नहीं खा सकते, रिएक्शन कर सकता है, लेकिन उनको तो पता मामले ऐसे होते भी हैं कि दवाइयों को खाने से, गलत दवाइयों खाने से कई लोगों की जान पर खतरा आ जाता है, जान चली जाती है। तो मैं इन्हीं का सवाल, क्या वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री से आप मिले थे और कोई बात हुई, इस मुद्दे को आप लोगों ने समझाया? जी मिले थे और बड़ा अच्छा उनका रिस्पांस आया। उन्होंने जो हम के सोन जी अभी हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी मुलाकात करवाई और उनको साफ साफ निर्देश किया कि इनका जो सुझाव है, चाहे इनकी जो शिकायतें हैं, उनको गहरी अध्ययन किया जाए और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आगे क्या होता है वो भगवान जाने। अभी तक तो स्वास्थ्य मंत्री का अच्छा रिस्पॉन्स आया है उनसे मिलने के बाद। ये दवाइयों का जो है एक खेल क्या है, जेनरिक दवाइयाँ और ये दवाई, इसलिए कि आम आदमी तो समझता नहीं, आप फार्मासिस्ट हैं, इसलिए हम सवाल अभी देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी खुला हुआ है, तो और अभी बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर कहीं कहीं खुल गए हैं जो 20% दे रहे हैं, कहीं कहीं 30%, कहीं 10% का डिस्काउंट। आखिर ये है क्या खेल इसमें? सबसे पहले तो ब्रांडेड और जेनरिक, ये क्या है ये आप समझ लीजिए। ब्रांडेड और जेनरिक में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक जन औषधि केंद्र का जो अभी खोला गया है जगह जगह, एक पब्लिक को रिलैक्स देने के लिए खोला गया है। जो दवा का दाम 200 रुपया है, उस दवा को प्रधानमंत्री ने क्या किया है कि 20 रुपये में देने का काम किया है। तो ये 200 और 20 का सक्सेसफुल क्यों नहीं है? औषधि केंद्र ये हमारे पब्लिक के माइंड में सेटअप नहीं हो पा रहा है। और इस चीज़ को हम फार्मासिस्ट का दायित्व होता है कि पब्लिक के बीच में ले जाएं और बताएं कि जेनरिक दवा खराब नहीं होता है, जेनरिक दवा अच्छी होती है और आपके माने सेहत से किसी भी तरह का नुकसान नहीं है जेनरिक दवा से। आप इसको यूज कीजिए और आपके फायदे के लिए है। लेकिन हर आदमी का शुगर और ब्लड प्रेशर क्या क्या है और 3 से 4 हज़ार रुपया उसके मेडिकल में हर महीने जा रहा है, दवाइयों में खासकर इतने आगे हैं। तो जो बात वो समझा रहे थे उसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं? सर मेरा ये कहना है कि ब्रांडेड जेनरिक में जैसे उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं है, अंतर है हमारी सोच में सर, और सोच को डेवलप कराना का काम डॉक्टर्स का है। अगर मान लीजिए आप जैसे आप शुगर्स की दवाई बताते हैं, एक डॉक्टर का फीस है 800 रुपया। 800 रुपये के फीस में अगर मैं जाऊंगा वहाँ बोलने के लिए, डॉक्टर का फीस मतलब उनका प्रिस्क्रिप्शन लिया और उन्होंने उसी जन औषधि केंद्र में मेरा 20 रुपये का उपचार कर दिया, तो मेरे मन में भी रहता है कि ये डॉक्टर सही नहीं है, और उनके मन में भी रहता है 800 रुपया मैंने फीस लिया है और उसको 20 रुपये का मेडिसिन में मैं ठीक कर दूँ, ये भी जायज़ नहीं है, फिर तो कल मेरे पास नहीं आएगा। तो ये एक माइंड में हमारा माइंडसेट है कि ये सस्ती दवाई जो है वो हो सकता है गलत हो। लेकिन आपको मैं बता दूं सर, ब्रांडेड हो चाहे जेनरिक हो चाहे अनब्रांडेड जेनरिक हो, यह 3 कैटेगरी में बांटा गया। आप जिसको जेनरिक बोलते हैं सर, वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, और वैसे ऐसे भी जेनरिक्स हैं जो कि अदर देन मतलब ब्रांडेड कंपनी बना रही है, जैसे सिप्ला बना रही है, हर कंपनी जितने कंपनी आप जानते हैं वो सारे कंपनी जेनरिक्स भी बनाती हैं, लेकिन वो नाम से बनाती है। वो जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के नाम से बनाती है। जैसे कि कालपोल हो गया सर, उसका
उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए मॉलिक्यूलर नेम हो गया पैरासीटामोल, तो वो पैरासीटामोल के नाम से बनाती है कोई अपना नाम नहीं अपना नाम नहीं दिए है। और ये जो हम लोग दवा दुकान में खरीद रहे हैं, आप कालपोल खरीद रहे हैं वो ब्रांडेड हो गया, ब्रांडेड भी एक जेनरिक ही है सर। जेनरिक होता क्या है, जिस पे अगर हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर लिए हैं सर और मेरा पास व्हाट इज़ दैट पेटेंट एक्ट है, वो हम ब्रांड कर सकते हैं सर। लेकिन सरकार के पास 15 साल के बाद वो सिर्फ जेनरिक में चले जाता है, वो यही जेनरिक का कंसेप्ट। चलिए फिर आपका सवाल सही है, हाँ बोलिए। हम लोगों ने पिछले महीने मेरे यहाँ जमशेदपुर के एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पीयूष चटर्जी ने हम लोग के जो डीसी महोदय को एक चिट्ठी भेजा था डाक द्वारा, लेकिन अब वो उनको क्या लगा नहीं लगा अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि वो हाथ डालेंगे उनका साथ क्या होगा नहीं होगा, हम लोग का साथ क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि इस पे जांच हो तो कई बड़े से बड़े ड्रग माफिया इसमें शामिल है, पता चल जाएगा। बड़े से बड़े ड्रग माफिया है आज जो ये लोग बहुत बड़ा माफिया जो बने हुए हैं कि हमारे पास इतना हम बड़ा व्यापारी, हम इतना बड़ा व्यापारी है, सब कोई इस मामले में शुरू से संलिप्त है। सही बात। हाँ, देखिए ये बात वही सवाल हम वही सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि ये रैकेट कैसे है ये समझाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये रैकेट ऐसा है कि पहले एक फार्मासिस्ट पैदा कीजिएगा, तो फार्मासिस्ट पैदा करने के लिए जगह कहाँ है, काउंसिल जो कि हमारा रांची में है। उन्होंने बहुत सही बताया, हमारी लड़ाई भी हुई है। और ये फार्मासिस्ट पैदा करने के लिए फिर आपका इंस्टीट्यूशन है जो कि बोकस है, बगैर पढ़ाई आपको डिग्री भी दे देते हैं। यहाँ भी सरकारी है, सरकारी कोई नहीं सर, सरकारी झारखंड में सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बरियातू में। और जितने भी ये 52 कॉलेज है सब असरकारी है। अभी तो एग्जाम चल रहा है, आप खुद जाके देख सकते थे किस तरह चोरी बेहद पैमाने में। उसको बोलने के लिए हम तो बोलेंगे, देखिए जब बोलिएगा तो जरूर बोलेंगे, ना तो स्वास्थ्य मंत्री देखने के लिए है, ना हमारा के सोन देखने के लिए, ना हमारे जो पदाधिकारी बने हुए हैं एफडीए के चेयरमैन वो भी नहीं है, जो हमारे काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं अनिल सिंह वो भी नहीं देखने के लिए। देखने वाला सिर्फ आप और हम हैं खाली। हो सकता है कि हम लोग के पास कोई काम नहीं है इसलिए ये बात उठाते हैं, सब बोलते हैं हम लोग पागल हैं इसलिए बोलते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये होना है। और जिस दिन ये फूटेगा आप देखेंगे एक करप्शन का ये जो आप कोला घोटाला 2G 3G 4G इससे ऊपर जी आ जाएगा ये, और इसमें सारे इन्वॉल्व है। ये एक दिन का काम नहीं है सर, ये एक दिन का। एक तो पहले इंस्टीट्यूट से पहले सर्टिफिकेट लेना और उसके बाद फिर आप काउंसिल में जाना, अपने आप को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट करना, फिर उसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से दुकान खोलना और उसी दुकान को फिर से मतलब एक समय के अनुसार से उसको पूरा परिचालन में लाना, क्योंकि डीआई को चेकिंग करना है, डीआई को चेकिंग करना, उस दुकानदार को सही ठहराना है तो उसकी चेकिंग भी होती है जब बजाबता कि हाँ वो जिंदा है, अब मालूम नहीं वो जिंदा है कि नहीं मरा है, ये तो डीआई समझते होंगे कि आदमी जो एट द टाइम उनका सर्टिफिकेट लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा इन्होंने बताया कि जब इसमें हाथ डालेंगे तो नेक्सस इतना आसान भी नहीं जितना हम समझ रहे हैं, इसलिए कि कई ऐसे चयन हैं, सर्टिफिकेट पहले बन जा रहे हैं, परीक्षाएं बाद में हो रही है, और जितना आसान समझ रहे हैं ये 2G जैसे ने 4G बोला, इस तरह का बहुत ही एक बड़ा मार्केट है और बहुत सारे चयन हैं। और ऐसा नहीं कि सबको पता भी नहीं है, पता है, इसलिए कई ऐसे स्टेप बने हुए हैं जिला में। जिस तरह से ड्रग इंस्पेक्टर है, स्टेट में है, तमाम जगह है, और फिर जहाँ से जो फार्मासिस्ट की डिग्री मिलती है वो इंस्टीट्यूशन भी है, और जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है बाकायदा जो काउंसिल बनी है उनका भी काम है। लेकिन सब के सब चुप हैं, इसलिए कि ये मार्केट बहुत बड़ा है और काम जो है पैसों का है। तो इस पर एक बार से बातचीत से इन सवालों का नहीं होगा, ये लगातार बातचीत करना होगा। लेकिन आप भी इस पर सवाल उठाते रहिए और जागरूक रहिए, इसलिए कि हमारे और आपके ज़िंदगी से भी जुड़ी ये बातें हैं। और सवाल इस पर ज़रूर गौर करिएगा कि अगर एक फार्मासिस्ट एक मेडिकल के लिए ज़रूरी है तो झारखंड में जो 15-20 हज़ार टोटल मेडिकल चल रहे हैं वो 7,000 जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके भरोसे कैसे चल रहा। उन 7,000 में से भी बहुत सारे लोग के पास रोजगार नहीं है, मतलब काम नहीं मिला हुआ, मतलब ज़्यादा से 80% से अधिक जो है सब कुछ फर्जी के हवाले चल रहा है। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।